Hello everyone, I am Mr. Ranjan Kumar, the Managing Director of Language Lab Dhirsa, which has been working in the area of English since 2003. My dear students, today I am again before you with my new video, which is based on one of the most important chapters of grammar, that is auxiliary verb. प्यारे बच्चों, मैं पुनः आज आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर न केवल महत्वपूर्ण है 11, 12 और सीबीएसई के बच्चों 8, 9 और 10 के लिए भी, बल्कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो आज के डेट में, आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसे आज हमने शुरू किया है। हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, है ना। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन, यानी सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, राइट। बच्चों ने लिखाया है द वर्ब विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं वो क्रिया या वो क्रियाएं जो टेंस यानी काल तथा वॉइस के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, असिस्ट करता है, और वैसे क्रियाओं को हम सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, पहला जो वाक्य है राइटिंग अ लेटर, और वो एक खत लिख रहा है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे ये जो बात है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। He has written a letter, और वो एक खत लिख चुका है। ये बात आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, राइट। They were speaking English, ये बात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और अ बुक वाज रिटन बाय राहुल, राहुल के द्वारा एक किताब लिखा गया, राहुल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। ये बात आपका पैसिव वॉइस में है, राइट। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। अगर इन्हीं सेंटेंसेस से हम अगर इन सहायक क्रियाओं को हटा देते हैं तो आप पाएंगे कि ये सारे वाक्य ग्रामेटिकली गलत है, राइट। While removing the auxiliaries from these all sentences, we find that all these sentences are grammatically incorrect, right? अब पुनः इसमें हम उन सहायक क्रियाओं को लगा देते हैं। यहाँ पे is, राइट, यहाँ पे has, यहाँ पे where, और यहाँ पे was। आप पाएंगे पुनः ए बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया, ए बात कहाँ हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ए बात कहाँ हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और ए बात कहाँ हो गया? पैसिव वॉइस।
राइट। तो स्पष्ट है कि सहायक क्रिया वो क्रिया है जो टेंस तथा वॉइस के निर्माण में सहायता करता है, राइट। माय डियर स्टूडेंट, चूंकि वीडियो लंबा ना हो इस कारण से हम लिख रहे हैं सिर्फ इंग्लिश में, राइट। हम समझाने का काम दोनों भाषा में करते हैं, राइट। इसलिए वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं तो वो क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके पीछे से हिंदी को समझेंगे या उसका फिर नोट्स बनाएंगे, राइट। तो फिर आपको सही हो जाएगा। और बाइलिंगुअल पढ़ाना वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। तो स्पष्ट है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब इज वर्ब वो क्रिया है जो टेंस तथा वॉइस के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। क्लियर? An auxiliary verb is a verb which helps in the formation of tense and voice. आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का वर्गीकरण, है ना। An auxiliary verb has been divided into two parts. यानी सहायक क्रिया को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया, राइट। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी या इसे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है ना। इसे प्रधान सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है मोड ऑक्सिलरी, इसे मोड सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं पहला हम प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी प्रधान सहायक क्रिया, राइट। हमने लिखा है द ऑक्सिलरी वर्ब वो सहायक क्रिया विच गवर्न्स जो अनुशासित होती है और रेगुलेट नियंत्रित होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड समटाइम्स यूज्ड as a main verb is known as primary auxiliary, right? हिंदी में कहें तो प्रधान सहायक क्रिया वो सहायक क्रिया होती है या वो सहायक क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होती है, अनुशासित होती है और कभी कभी एक मुख्य क्रिया का कार्य करती है। चीजें उदाहरण से आपको और स्पष्ट होगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमने भी बताया कि प्रधान सहायक क्रिया वो क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होती है, अनुशासित होती है, राइट। और कभी कभी एक मुख्य क्रिया का कार्य करती है। एग्जांपल देखिए, he had a car, Rajia are singing a song, Sita were a good girl, he do not go to a school। प्यारे बच्चों, आप इन चारों पाठों को गौर से देखें, राइट। आप पाएंगे ये चारों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली गलत है। These all sentences are grammatically incorrect। Why? क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो इन वाक्यों में क्रियाएं हैं वो अपने कर्ता के यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के
अनुसार गवर्न नहीं हो रहे, यानी कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये चारों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली गलत है। आगे चलकर अब चलेंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंटैक्स। इसे कहीं कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसका रूल है कि अगर वाक्य का कर्ता सिंगल होता है तो शुरुआत में आने वाली क्रियाएं अब क्या होगी, सिंगल होगी, राइट। और अगर कर्ता क्या होता है, पुल्लक होता है, तो उस वाक्य में आने वाली क्रियाएं क्या होगी, पुल्लक होगी। यानी अगर किसी भी वाक्य में कोई क्रिया इन नियमों का पालन करती है तो वहां पे जो क्रिया होगी उस वाक्य कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होगी, अनुशासित होगी, और वह बात ग्रामेटिकली क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा, राइट। और यहां पे मैंने वही गलती किया है, राइट। यानी हमने कर्ता को अनुसार क्रिया नहीं दिया है। आप देखिए यहां पे क्रिया कर्ता क्या है, सिंगुलर है, हमने वर्ब क्या दिया है, प्लूरल दिया, राइट। इस सेंटेंस को आप देखिए ऐसे, he has a car, ये बात आपका सही है, राइट। दूसरे वाक्य में देखिए, रजिया आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसे लिखाएगा रजिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये बात सही है, क्योंकि अगर बात का कर्ता क्या है, सिंगल है, तो वर्ब यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल है, राइट। तीसरे वाक्य में देखिए वही गलती किया गया, यहाँ पे कर्ता क्या है, सिंगल, हमने वर्ब क्या दिया है, प्लूरल दिया है। इसको फिर लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, सीता वाज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की थी, राइट। अतः ये जो सेंटेंस है अब ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वो वाक्य कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या है, अनुशासित हो रहा है। चौथा वाक्य गलत है, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने वर्ब क्या प्रयोग किया है, डू का। अभी मैंने बताया कि अगर बात का कर्ता क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इससे ये होगा, he does not go to market, right? Sorry, he does not go to a school. अब ये सारे बात ग्रामेटिकली क्या है, सही है, राइट। तो इन सारे वाक्य में जो यहाँ पे वर्ब हैज है, यहाँ पे जो वर्ब इज है, यहाँ पे वर्ब वाज है, ये प्रधानता है क्रिया, राइट। और इन वाक्यों में यहाँ पे वाज और यहाँ पे हैज, राइट, कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मेन वर्ब का, यानी मुख्य क्रिया का। जबकि रजिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग में इस प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन ये काम मेन वर्ब के रूप में नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है किस रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। देखिए यहाँ भी he does not go to school, और वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ भी द प्राइमरी ऑक्सिलरी है, राइट, प्रधान से सहायक क्रिया है, लेकिन ये यहाँ पे काम कर रहा है किस रूप में, सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में। और ये यहाँ पे मदद करता है कहाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के निर्माण में। तो प्रधान सहायक क्रिया वो क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होता है, अनुशासित होता है, कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होता है, गवर्न होता है, लेकिन कभी कभी एक मुख्य क्रिया का कार्य करता है, राइट। तो ये था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
अब देखिए classification of primary auxiliary verb, यानी प्रधान सहायक क्रिया का वर्गीकरण। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, राइट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब has been further divided into 3 parts, right? The first is be, the second one is do, and the third one is have। यानी प्रधान सहायक क्रिया को फर्दर 3 पार्ट में क्या किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन? बी है, डू है और क्या है, हैव है। बी वाले ग्रुप में एंड है, इज, आर, was, where, being, be और did, राइट। क्लियर है? डू वाले में डू, डज और डिड है। हैव वाले में हैव, हैज और क्या है आपका, हैविंग। तो बच्चों ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्रधान सहायक क्रिया का वर्गीकरण, राइट। जहां आपने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट में क्या किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया। पहला क्या है, बी, राइट। बी में कौन कौन है, एंड, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बी और बीइंग, राइट। डू वाले में कौन है, डू, डज और क्या है, डी है। जबकि हैव वाले में क्या है, हैव, हैव और क्या है, हैविंग। सिर्फ इसको याद कर लेना है, समझने का कोई बात नहीं, राइट। चूंकि इनका संबंध बी फैमिली से है, इसलिए इनका नाम क्या होते हैं, बी दिया गया। इन सारे का संबंध डू फैमिली से है, इसलिए इनका नामकरण क्या किया गया, डू किया गया। और इन सारे का संबंध हैव से है, इसलिए इनका नामकरण क्या किया गया, हैव किया गया। अगर आप याद करने के बाद तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप, कैन, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, डिड, बीइंग को बी कहते हैं, राइट। डू, डज, डिड को डू कहते हैं। हैव, हैड और हैविंग को हैव कहते हैं, राइट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो बच्चों हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। If you have any queries, if you have any problem, you contact us on our given WhatsApp number at the end of the video, right? अब हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट, जो क्या था, मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है, राइट। जो बच्चे सीबीएसई के हैं, 10th 9th के बच्चे हैं, उन्हें ये चैप्टर मॉडल के नाम से पढ़ना है। और जो बच्चे बिहार बोर्ड से 11th और 12th के बच्चे हैं, उन्हें ये चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से पढ़ना है। और हमने इसलिए शुरू में ही हमने दोनों नाम लिखा था, ऑक्सिलरी या मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी का क्या है, एक हिस्सा है, राइट। तो देखते हैं मॉडलरी वर्ब।
तो बच्चों ये है definition of modal theory, है ना? At first we will try to understand what the definition says, right? हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि definition एक परिभाषा क्या कहता है, right? देखिए लिखा है the auxiliary verb वो सहायक क्रिया which does not regulate, जो अनुशासित नहीं होती है, जो गवर्न नहीं होती है, कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कैसे? कर्ता के नंबर ऑफ पर्सन से, एंड ऑलवेज यूज्ड, और हमेशा प्रयोग में लाया जाता है, कैसे? विद द मेन वर्ब, एक मुख्य क्रिया के साथ। इट मीन्स, इसका मतलब इट डज नॉट हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, यानी इसका मतलब इसका किसका मॉडल सहायक क्रिया का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट्स नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसे मॉडल सहायक क्रिया कहा जाता है, राइट? एक बार फिर से सुनिए आप हिंदी में। मॉडल सहायक क्रिया वो सहायक क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार अनुशासित नहीं होता है, जो कर्ता के नंबर और पर्सन से गवर्न नहीं होता है, और हमेशा एक मुख्य क्रिया के साथ आता है। इसका मतलब इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है, ऐसे क्रियाओं को मॉडल सहायक क्रिया कहा जाता है, राइट? बच्चों मैंने भी कहा कि एक ग्रामर का चैप्टर है, वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट। उसका रूल है, और रूल ये है कि अगर वाक्य का कर्ता क्या होता है? सिंगुलर होता है, राइट? तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर कर्ता वाक्य का क्या होता है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट? और अगर किसी ही वाक्य में कोई क्रिया इन नियमों का पालन करती है, तो वो क्रिया उस वाक्य के कर्ता के नंबर और पर्सन से क्या होगी? अनुशासित होगी, अन्यथा नहीं होगी, राइट? अब एक बात और समझना, महत्वपूर्ण बात देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि अगर हम नाउन में जोड़ते हैं एस और एस, राइट, तो इट बिकम्स प्लूरल। ऑन द अदर हैंड, इफ वी ऐड एस और एस टू एनी वर्ब, इट बिकम्स सिंगुलर। ध्यान दें कि अगर हम किसी नाउन में क्या जोड़ते हैं? एस और एस जोड़ते हैं, तो वो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और अगर हम किसी वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? सिंगुलर। यानी क्रिया के सिंगुलर होने का पहचान है उसमें क्या होना चाहिए? एस और एस होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे ही विल राइट द लेटर में ही क्या आपका? सिंगुलर है ना? है कि नहीं है? है ना? यहाँ पर देखिए विल, एक मॉडल का है क्रिया। अगर ये अनुशासित है किस हिसाब से? ही के हिसाब से, तो इस क्रिया में क्या होता है? एस और एस होता है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था he will write a letter, राइट? लेकिन ऐसा हमने
क्यों नहीं किया है? क्योंकि विल एक मॉडल का है, क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होता है। आगे देखिए, दे आपका पुल्लर है तो फिर भी विल का प्रयोग हुआ है और ही क्या है? सिमिलर है, फिर भी विल का प्रयोग हुआ है। और दोनों ही बात ग्रामेटिकली क्या है? सही है, ग्रामेटिकली चलते हैं, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया विल है वो कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होता है। अगर होता तो यहाँ पे जो क्रिया है उसमें क्या आता? एस और क्या आता? ये आता। क्लियर है? राइट। अब देखते हैं एग्जांपल देखिए, सीता में सिंग ए सॉन्ग। सीता सिंगर है, फिर भी हमने वर्ब क्या प्रयोग किया है? मे का, और बी यहाँ पे क्या है? पुल्लर है, फिर भी हमने वर्ब क्या प्रयोग किया है? मे का, जो ये दर्शाता है यहाँ पे जो क्रिया है मे, यहाँ पे जो क्रिया है मे, ये इन वाक्य कर्ता से गवर्न नहीं हो रहा है, ये इन वाक्य कर्ता से अनुशासित नहीं होता, राइट। अगर अनुशासित होता तो यहाँ पे क्या होता? सीता मेड सी के सॉन्ग, क्योंकि हमने ये भी कहा कि कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होगा? जो उसमें क्रिया क्या आएगी? एक और क्या होते हैं? ये इसका प्रयोग किया जाए, कोई क्रिया क्या होगी? एक और ये होगी, राइट। अब देखिए, इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, राइट। इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान और द चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ करता सिंगुलर है बेटा, फिर हमने वर्ब क्या प्रयोग किया? कैन का, और यहाँ करता क्या है? प्लूरल है, बच्चे। बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चे बच्चे प्लेइंग, राइट। Therefore, it is plural. H we are using can here, and here we are using can. हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया? can का। यद्यपि इंडिया क्या है? नाम है, नाम क्या होता है? सिंगुलर। और अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कर्ता क्या होगा? सिंगुलर, तो the verb should be singular, और कर्ता plural, then the verb should be plural, right? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो कैन है वो क्या है? मॉडल का है, क्रिया है, और ये कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं। एक बार और देखिए, हमने लिखाया है इट मींस इट डज नॉट हैव, इट ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। मॉडल वर्ब का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? मुख्य क्रिया के साथ होता है। देखिए, इन सारे वाक्यों में हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है उसके साथ मेन वर्ब में क्या लिखा है? राइट। यहाँ पे क्या है? सिंग। यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रॉय। यहाँ पे क्या है? मेक है। यहाँ पे क्या है? गो है। यहाँ पे क्या है? स्पीक है। आप इन किसी वर्ब भाग से अगर आप मेन वर्ब को देखो, हटा दो, आप देखिए तो बात का अर्थ होता है he will a letter और the children can English। यहाँ डाले डालते हैं सिंग का, देखो तो अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट है कि मॉडल का है क्रिया का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, इसलिए डिक्शनरी में इसका कोई हिंदी मीनिंग आपको। बच्चों, अभी अभी हमने देखा मॉडल सहायक क्रिया क्या है, राइट। वेयर आई हैव टोल्ड यू, जहां मैं बताया आपको मॉडल सहायक क्रिया वह क्रिया है जो कर्ता के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होता है तथा हमेशा एक मुख्य क्रिया के साथ आता है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स का वर्गीकरण। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मॉडल्स को या कहें मॉडल्स ऑक्सिलरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्योर मॉडल ऑक्सिलरी, इसे कहते हैं शुद्ध मॉडल सहायक क्रिया, और दूसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, इसे कहते हैं अर्ध मॉडल सहायक क्रिया। देखिए मैं लिखाया है कैन, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, might, should, must and ought to are called
pure modal auxiliary because they are used purely as modal auxiliary. यानी stand, should, will, could, can, could, may, might, should, must और also को शुद्ध मॉडल सहायक क्रिया कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग शुद्ध रूप से मॉडल सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, राइट। और दूसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, हिंदी में इसे कहते हैं अर्ध मॉडल सहायक क्रिया। बच्चों आपने सर्कल पढ़ा होगा जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, इसका डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो जो ये इसका नाम क्या है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी यानी अर्ध मॉडल सहायक क्रिया। हमने दिखाया है नीड, डेयर तथा यूज को आर नोन एज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी यानी नीड, डेयर तथा यूज को अर्ध मॉडल सहायक क्रिया कहा जाता है because they are used as main verb and auxiliary verb क्योंकि इनका प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों रूपों में किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, समझने वाली ये बात है कि कैसे ये काम करेंगे सहायक क्रिया के रूप में और कैसे ये काम करेंगे मुख्य क्रिया के रूप में, राइट। तो अगर नीड सिर्फ नीड हो, राइट, या नीड्स हो या फिर नीडेड हो, राइट, डेयर हो, या डेयर हो, राइट, और यूजेस हो या यूज हो, तो ऐसे circumstances में, ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थिति में ये काम करते हैं मेन वर्ब के रूप में, राइट, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। यानी नीड सिर्फ नीड हो, नीड्स हो और नीडेड हो, राइट, डेयर सिर्फ डेयर हो, डेयर्स हो या डेयर हो, राइट, और यूसेज और यूज हो तो ये क्या होता है मेन वर्ब, राइट। लेकिन अगर नीड के बाद नॉट लगा हो अर्थात ये नीडेड हो, राइट, डेयर के बाद नॉट लगा हो अर्थात ये डेयरंट हो, राइट, और यूज के बाद अगर टू लगा हुआ हो अर्थात ये यूज टू हो, राइट। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में इन्हें प्रयोग किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, राइट। तो स्पष्ट हो गया कि नीड, डेयर और यूज को सेमी मॉडल यानी अर्ध मॉडल सहायक क्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब। थैंक यू। दैट्स